हेलो बच्चों, आरटीए क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का अगले पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो ये जो होगा यह इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट होने वाला है। इसके पहले वाले पार्ट में यानी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि एक फ्रांस में एक नया संविधान बनाया गया, सामंती व्यवस्था का अंत किया गया और तमाम कई कार्य किए गए। और उसके साथ ही साथ जो मर्सीले है उसको राष्ट्रगान बनाया गया। ये मर्सीले क्या होता है बच्चों? तो मर्सीले उस टाइम में एक गीत था जो कोई फौजी अगर लड़ाई के लिए जाता था तो उस गीत को गाता था। उसी मर्सीले को राष्ट्रगान बनाया गया। जैसे कि अगर राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान हम सभी को अपने अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। अगर कहीं भी राष्ट्रगान बजता है तो हमको सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर बात करें तो जापान देश आप जानते ही होंगे। तो जापान में एक चोर था, वह किसी के घर चोरी करने गया। अब वहां पे जो चोरी करने गया तो जो मकान का मालिक था उसके टेप रिकॉर्ड थे, उसमें राष्ट्रगान रिकॉर्ड करके वो रखा हुआ था। और जब चोर चोरी करने गया तो अचानक जो मकान के मालिक था उसको कुछ आभास हुआ और उसने क्या किया, लाइट जलाने के लिए अपने हाथ को ऐसे बढ़ाया, गलती से उस टेप रिकॉर्डर का बटन दब गया जिसमें राष्ट्रगान रिकॉर्ड था। अब वो राष्ट्रगान बजने लगा। जो चोर था वो सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया। जब सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया तब तक मकान का मालिक जग गया और उसके बाद से पुलिस को फोन किया और पुलिस को बुलाया। पुलिस चोर को पकड़ कर ले गई। चोर से ये पूछा गया कि क्या तुम उस टाइम में भाग नहीं पाए? तो चोर ने जवाब दिया कि सर, गलती से जो मकान के मालिक थे उन्होंने अपने टेप रिकॉर्डर पे हाथ रखा और राष्ट्रगान बजने लगा और इसलिए हम सावधान मुद्रा में खड़े हो गए और नहीं भाग पाए। अब वहीं पे जो पुलिस थी वह मकान मालिक जो था उसको बुलवाया, उसको लोग पकड़े और उसके बाद से उस मकान मालिक को सजा भी हुआ, जिसने राष्ट्रगान बजते हुए पुलिस को फोन किया और चोर को पकड़वाया। उसको उसकी सजा हुई और चोर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो ये होता है राष्ट्रगान का सम्मान। हमें भी अपने 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 राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, मर्सीले को राष्ट्रगान भी बनाया गया उस टाइम। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे जो ये सारा कुछ फ्रांस में अच्छा घट रहा था, जिस समय ये सभी चीजें हो रही थी, जिस समय ये परिवर्तन हो रहा था नया नया परिवर्तन हो रहा था, उसी टाइम पे एक और व्यक्ति की निगाह पड़ती है फ्रांस पे। एक और व्यक्ति का उदय होता है। हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। जी हाँ बच्चों, क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। हम बात कर रहे हैं बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में, यानी नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में। अब यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो देखिए बच्चों, जो नेपोलियन बोनापार्ट था, जिसमें फ्रांस में कुछ अच्छा घट रहा था, अच्छा परिवर्तन हो रहा था, बदलाव हो रहा था, उसी टाइम नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। और ये जो है नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में, कब बच्चों? तो 1799 में यह
डायरेक्टरी शासन, डायरेक्टरी शासन को समाप्त करके और फ्रांस के सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया था। और देखिए बच्चों, आप कह रहे होंगे डायरेक्टरी शासन क्या होता है, तो आप पिछली कक्षा में अर्थात कक्षा 9th में आप लोगों ने इस डायरेक्टरी शासन के विषय में भी पढ़ा होगा। तो यह डायरेक्टरी शासन क्या होता है, तो पहले जो था फ्रांस में जैकोबिन की सरकार था, तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस का एक नया संविधान बनाया गया और फ्रांस का नया संविधान बनाने के बाद 5 सदस्यों के समूह का एक कार्यपालिका बनाया गया। अब जो हो गया वह जो 5 सदस्यों के समूह बनाए गए थे, अब उनका फ्रांस पर शासन चलने लगा। तो जो फ्रांस पर उन 5 सदस्यीय समूहों का शासन चल रहा था, उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी शासन। ठीक है, तो उस टाइम में इसी डायरेक्टरी शासन को समाप्त करके ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ये 1799 में फ्रांस पर अधिकार किया और उसके बाद से 1804 ईस्वी में 1804 ईस्वी में जो नेपोलियन बोनापार्ट था, यह फ्रांस का सम्राट बन गया। फ्रांस का सम्राट, यानी ये 1804 ईस्वी में यह फ्रांस का सम्राट बन गया। कहां का सम्राट बन गया? फ्रांस का सम्राट बन गया बच्चों। अब 1804 ईस्वी में सम्राट बनने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने तमाम बदलाव किया फ्रांस में। तो इसका एक टॉपिक हो जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का राष्ट्रवाद के प्रसार में योगदान, यानी जो नेपोलियन था वह अपने कार्यों के द्वारा लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना लाने का प्रयास किया। इसलिए अब यहां पे एक टॉपिक बनती है कि नेपोलियन बोनापार्ट का राष्ट्रवाद के प्रसार में योगदान। नेपोलियन का राष्ट्रवाद के प्रसार में योगदान। अब ये एक टॉपिक बन जाता है बच्चों, नेपोलियन का राष्ट्रवाद के प्रसार में योगदान। जो नेपोलियन था, नेपोलियन की वजह से फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। लोग ने ये सोचने लगे कि काश हमारे यहाँ भी नेपोलियन जैसा सम्राट होता। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन का राष्ट्रवाद के प्रसार में योगदान। तो देखिए बच्चों, यह जब 1804 ईस्वी में सम्राट बना, तो 1804 ईस्वी में सम्राट बनने के बाद फ्रांस में बहुत बड़ा बदलाव लाया और कई अच्छे अच्छे कार्यों को किया। तो अब ये जो सभी बदलाव थे, जो सभी प्रकार के जो बदलाव थे, इसने एक कानून के जरिए किया। किसके जरिए किया बच्चों? तो कानून के जरिए किया और इसी को हम लोग कहते हैं नेपोलियन संहिता। क्या कहते हैं बच्चों? नेपोलियन संहिता। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? तो नेपोलियन संहिता। अब ये कब लागू किया था नेपोलियन ने? तो जब ये 1804 ईस्वी में सम्राट बना, उसी समय इसने नेपोलियन संहिता जारी किया। कब किया? तो 1804 ईस्वी में ही यह अपना नेपोलियन संहिता जारी किया,
जिसके जरिए फ्रांस में बदलाव लाया। वह जो तमाम बदलाव लाया और बड़े बड़े कार्यों को किया, तो उसको एक कानून बना करके ऐसा किया। ऐसा बदलाव, जो बड़ा बड़ा बदलाव था और जो भी कार्य थे, ये सभी कार्य, सभी बदलाव उसने एक कानून बनाकर किया। उसी कानून को हम लोग, यानी उसके कानून जिसमें लिखा हुआ है, उन सभी को हम लोग बोलते हैं नेपोलियन संहिता। यानी नेपोलियन द्वारा बनाए गए जो भी कानून थे, उन्हीं को हम बोलते हैं नेपोलियन संहिता। अगर प्रश्न में आता है कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था, तो 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। बच्चों, कब लागू किया गया था, तो 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। अब देखिए, जब ये 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया, तो इस अपने नेपोलियन संहिता के जरिए फ्रांस में कौन कौन सा बदलाव किया, कौन कौन से कार्य किया, जिसकी वजह से राष्ट्रवाद का विकास हुआ, राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। अब हम उन कार्यों को पढ़ेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है, नेपोलियन का राष्ट्रवाद के प्रसार में योगदान, उसने किस प्रकार से अपना योगदान किया राष्ट्रवाद के प्रसार में। तो देखिए बच्चों, ये पहला काम किया, जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त। क्या किया, यानी जन्मजात विशेषाधिकार को समाप्त किया। पहला काम इसका हो जाएगा जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त। यानी इसने पहला काम किया, जन्मजात विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जैसे कि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे, पादरी वर्ग के लोग थे, चर्च वर्ग के लोग थे, इन लोगों को जन्मजात विशेष अधिकार मिला हुआ था। तो ऐसे लोगों को जो जन्मजात विशेष अधिकार मिला हुआ था, उनके विशेषाधिकार को इसने समाप्त किया। अब जैसे विशेषाधिकार क्या होता है बच्चों, तो विशेषाधिकार, जैसे मान लीजिए अपने भारत में ही तमाम जगह ऐसे मंदिर है, मस्जिद है, दरगाह है, जहां पे लाइन लगते हैं दर्शन करने के लिए। तो अगर मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए कि हम लोग लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए किसी मंदिर में, और कोई दूसरा व्यक्ति जाता है फोर व्हीलर में और आराम से उतरता है और आराम से ऐसे पैदल जाकर के और दर्शन करके और आराम से वह चला जाता है। तो और बाकी के लोग जो है वह लाइन में खड़े रह गए, तो उसी को कहते हैं विशेषाधिकार। उसको कुछ विशेषाधिकार मिला हुआ है। तो इसने क्या किया, उन विशेषाधिकारों को समाप्त किया। जो जन्मजात लोगों को विशेष अधिकार मिला हुआ था, उनके विशेषाधिकार को इसने समाप्त किया। ये पहला काम किया। अगला काम जो किया बच्चों, नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा। नागरिकों के संपत्ति, नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा। ये क्या बच्चों, तो देखिए जो नागरिक थे, उन लोगों की जो संपत्ति थी, उनके संपत्तियों की संबंधी अधिकारों की सुरक्षा किया। यानी जो वहां के नागरिकों को जो उनकी संपत्ति थी, उन संपत्ति पर उनका अधिकार किया और सुरक्षा किया। जिन पर उसका अधिकार था, सुरक्षा कैसे किया बच्चों, तो पुलिस चौकियों की व्यवस्था करके उसने क्या किया कि नागरिकों की संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा किया। यानी जगह जगह पुलिस चौकियों की व्यवस्था किया। तो अगला काम किया बच्चों, सामंती व्यवस्था समाप्त। यानी सामंती व्यवस्था का अंत।
यानी सामंती व्यवस्था का अंत किया, समाप्त किया। ये सामंती व्यवस्था क्या होता है बच्चों? कोई बड़ा बड़ा क्षेत्र होता था, इलाका होता था, और वहां का जो सम्राट होता था वह किसी एक जमींदार को दे देता था, और वह जो जमींदार होता था वह छोटे छोटे किसानों से उन भूभाग पर खेती करवाता था, और मन में आया तो मजदूरी दिया और मन में नहीं आया तो नहीं दिया। बोलता था कि तुम लोगों ने इस बार खेती ढंग से नहीं किया है, इसलिए तुम लोगों को मजदूरी नहीं दी जाती है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में भी हम आपको बताए थे ये सामंती व्यवस्था क्या होता है। तो देखिए इस सामंती व्यवस्था का उसने क्या किया? अंत कर दिया। अब वो क्या हो गया कि जो जिस भूमि पर जो किसान खेती कर रहा था, अब उस भूमि पर उस किसान का अधिकार हो गया। इस प्रकार से उसने सामंती व्यवस्था का अंत किया। अब इस सामंती व्यवस्था का अंत करने से क्या हुआ कि जो किसान थे उन किसानों को भूदासत्व से मुक्ति मिल गई। यानी जो वह बेचारे किसान जो हैं वह एक नौकर की तरह काम कर रहे हैं, बंधुआ मजदूर है, वो बंधे हुए हैं और उसी जमीन पर वो खेती कर रहे हैं, उस भूमि पर उनका अधिकार नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था को जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसने समाप्त किया। अगला कार्य बच्चों देखिए क्या किया? संचार व्यवस्था में सुधार। संचार व्यवस्था अगला काम किया देखिए संचार व्यवस्था में सुधार किया। ये संचार व्यवस्था क्या? तो जैसे एक जगह से दूसरे जगह चिट्ठी भेजने वाली व्यवस्था को किया। जैसे मान लीजिए इस टाइम तो मोबाइल है, लेकिन पहले मोबाइल नहीं था, आप लोग भी जानते होंगे इस बात को। मतलब उस टाइम में क्या किया कि चिट्ठी को भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह डाकघर की स्थापना किया, जिससे क्या हुआ कि अगर किसी का लड़का बाहर है तो वह चिट्ठी भेज सकता था और प्राप्त भी कर सकता था। ऐसा व्यवस्था किया। तो बच्चों जब ऐसा रहेगा तो जो नागरिक है वहां के खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल खुश रहेंगे। तो उसने क्या किया? यह संचार व्यवस्था में सुधार किया, यानी एक जगह से दूसरे जगह चिट्ठी भेजने और ले आने ले जाने की व्यवस्था को शुरू किया। उसके बाद से अगला काम किया समान शुल्क, समान शुल्क समान माप तौल की प्रणाली। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? तो देखिए समान शुल्क समान माप तौल की प्रणाली को भी विकसित किया। यानी जो अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सामान भेज रहे हैं, मंगा रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग शुल्क लगता था, अलग अलग जैसे कह सकते हैं कि टैक्स लगता था। और जो सामान था उन सामानों पे भी अलग अलग टैक्स लगता था, अलग अलग जगहों पर। जैसे मान लीजिए अगर बात करें कि हम लोगों के यहाँ अगर कोई सामान है, जैसे मान लीजिए अगर रिचार्ज ही है, तो रिचार्ज पे जो जीएसटी लगता है वो 18% जीएसटी लगता है। 18% जीएसटी लगता है, यानी रिचार्ज पे अपने यूपी में। तो अगर कहीं दूसरे स्टेट में चले जाएं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए बिहार में चले गए, तो वहां पे उसी रिचार्ज पर 20% का टैक्स, जीएसटी टैक्स देना पड़ता था। इस तरीके से एक ही सामान था, लेकिन जो टैक्स था वो क्या था? अलग अलग था। तो उसने क्या किया? ये जो अलग अलग से शुल्क लगता था, टैक्स लगता था, तो उसको क्या किया? एक समान कर दिया। और समान माप तौल की प्रणाली, जैसे एक ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग माप तौल की प्रणाली चलती थी। कहीं पे 1 केजी का किलो चलता था, मतलब 1000 ग्राम का 1 किलो चलता था, तो कहीं 1200 ग्राम का 1 किलो चलता था। तो उसने क्या किया? उन सभी को हटा करके और एक समान माप तौल की
प्रणाली को विकसित किया। अगला काम क्या है बच्चों, देखिए एक ही मुद्रा का प्रचलन। क्या? तो एक ही मुद्रा का प्रचलन। एक ही मुद्रा का प्रचलन किया। जैसे एक मुद्रा का प्रचलन का मतलब क्या होगा, यानी एक ही कर सकते हैं इसको। एक ही मुद्रा का प्रचलन किया। जैसे मान के चलिए अगर 1 रुपया है, अगर 100 पैसे का 1 रुपया होता है तो किसी और जगह पे जाने पर 1200 या 1500 पैसे की 1 रुपया होती थी। मतलब इस तरीके से जो मुद्रा था वह अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की मुद्राएं चलती थी। तो उसने क्या किया, पूरे फ्रांस में एक ही मुद्रा का प्रचलन कर दिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला कार्य क्या किया, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता को दूर किया। क्या किया बच्चों, तो आर्थिक असमानता को दूर किया। ये आर्थिक असमानता क्या, तो जैसे कोई पैसे से बहुत टूटा हुआ है और कोई पैसे से बहुत उपजा हुआ है, तो उसने क्या किया, इस प्रकार से आर्थिक असमानता को दूर किया कि जो कुछ लोग बहुत गरीब थे, कुछ लोग बहुत अमीर थे, तो उसको दूर करने का काम किया। यानी आर्थिक असमानता जो थी उसको दूर करने का काम किया। अगला काम किया बच्चों, यातायात के साधनों का विकास। अगला काम किया बच्चों, तो यातायात के साधनों का विकास ये किया। मतलब यातायात के साधनों के विकास में क्या किया, तो सड़कें बनवाई, इस तरह रेल लाइन बनवाई। मतलब कई तरह से ऐसा काम किया जिससे क्या हुआ, यातायात के साधनों का विकास हुआ। अगला देखिए, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, ये क्या है, कानून के समक्ष समानता। तो देखिए कानून के समक्ष समानता का मतलब ये होगा कि अगर कोई छोटा व्यक्ति है, अगर कोई जुर्म कर देता है तो जो सजा उसको मिलेगी वही सजा अगर कोई बड़ा व्यक्ति है वह कर देता है तो वही सजा उसको भी मिलेगी। तो ऐसा उसने किया, कानून के समक्ष सभी को समानता किया। मतलब अगर कोई छोटा व्यक्ति कोई क्राइम कर देता है, कोई जुर्म कर देता है, तो जो सजा उसको मिलेगी वही सजा अगर कोई बड़ा व्यक्ति कर देता है, कोई क्राइम कर देता है, तो वही सजा उस बड़े व्यक्ति को भी मिलेगी। अगला, चर्च की संपत्ति जब्त। देखिए अगला क्या किया, तो चर्च की संपत्ति को जब्त कर दिया। जैसे जो उस टाइम में जो चर्च लोग होते थे, चर्च का मतलब उस टाइम में बहुत धनी लोग होते थे, बहुत बड़े बड़े लोग होते थे, जिनका जो दबदबा या वर्चस्व कहिए या अधिकार कहिए, जो छोटे छोटे किसान होते थे, जो आम जनता थी, उन पर होता था और इनका समाज में कुछ अलग ही रुतबा होता था। तो इसने क्या किया, चर्च की संपत्तियों को जब्त कर लिया। और उसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, मस्जिद है, दरगाह है, तो वहां पे जो पैसा आता था, जो चढ़ावा आता था, उन चढ़ावा को अब इसने ऐसा कर दिया कि कहा कि ऐसा है, अब ये जो भी चढ़ावा आएगा, अब वो जो होगा वह सब सारा सरकार के खजाने में जाएगा। अब उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से जो वहां का पुजारी, चाहे मंदिर का पुजारी कहिए या जो मस्जिद या जो दरगाह होते थे, वहां के जो
सूफी होते थे, सूफी संत होते थे, उन लोगों का उस पर अधिकार होता था, उस पैसों पर उनका अधिकार होता था। ऐसे में जो चर्च लोग थे, इसी प्रकार से वे इतना समाज में धनी हो गए थे कि इनका पूरा वर्चस्व पूरे फ्रांस के छोटे छोटे लोग, जो आम जनता होती थी, छोटे किसान होते थे, उन पर चलता था। इसी से इनकी जो संपत्ति थी वह बढ़ गई थी। तो इसने क्या किया, उसको भी समाप्त किया कि भाई अब जो भी मंदिर मस्जिद या दरगाह में जो भी चढ़ावा आएगा, अब उस पर किसी का अधिकार नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सरकार का अधिकार रहेगा। वो सरकार के खजाने में जाएगा, और जो सरकार रहेगी, सरकार क्या करती थी, उस पैसे से गरीबों को मदद करती थी और उसके साथ साथ अपने देश के विकास के कार्यों में लगाने का काम करती थी। तो इसने क्या किया, इस प्रकार से चर्च की संपत्ति को जब्त किया। अब इस प्रकार से देखा जाए, यानी जो नेपोलियन बोनापार्ट था, इन सभी कार्यों को किया। अब इन्हीं कार्यों से जो लोग थे वे प्रभावित हुए और उनके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना आई। जैसे जो ये सभी कार्य कर रहे थे, तो इसके अगल बगल के जो भी क्षेत्र थे, उन लोगों ने सोचा कि काश हमारे यहाँ भी नेपोलियन जैसा सम्राट होता। तो ये बात जो थी, उसको भी ये बात पता चल गई कि उसको ऐसा लगने लगा कि लगता है भगवान ने, ईश्वर ने हमको इन लोगों की सेवा करने के लिए भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में हमको भेजा हुआ है। अब उसने क्या किया, अपने सैनिकों को तैयार किया, और सैनिकों को तैयार करने के बाद उसने बहुत सारे अपने फ्रांस के अगल बगल के देशों पर, अगल बगल के राज्यों पर अपना अधिकार किया। अब ऐसा हुआ कि कुछ दिनों तक ये तो चला भाई नेपोलियन का जो अधिकार था, लेकिन कुछ समय के बाद लोगों ने ये सोचने लगा कि लोगों के दिमाग में ये आ गया कि ये बाहर का कोई व्यक्ति आकर के और हम पर अधिकार कर रहा है, भले ही इसके पहले हम पर अत्याचार करता था, कुछ भी करता था, लेकिन वो हमारे देश का था, हमारे राज्य का तो व्यक्ति था। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए, अगर आपका भाई है, अगर 2 गाली दे देगा तो आप उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर वही कोई बाहर का व्यक्ति है, कोई बाहर का लड़का है, और यदि आपको गाली दे देता है तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, लेकिन बार बार ऐसा नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने ये सोचने लगा कि भले ही हम पर अत्याचार करता था, लेकिन वह था तो ही हमारे राज्य का, हमारे घर का, हमारा अपना भाई, अपना साथी तो था। लेकिन ये नेपोलियन कहां से आ गया। अब लोगों ने नेपोलियन को हटाने के विषय में सोचने लगे। अब जब उसको हटाने के विषय में सोचने लगे, यानी उसको वहां से उसके अधिकारों को खत्म करने के विषय में सोचने लगे, एकजुट होकर के लोगों ने सोचने लगा, अब हो गई ना राष्ट्रवाद। क्योंकि इसके पहले ही आपको बताए थे कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एकजुट होकर के और अपने देश के विषय में सोचने लगे, बिना अपना फायदा सोचे अपने देश की भलाई के विषय में सोचने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, वो राष्ट्रवादी कहते हैं। तो अब लोगों ने एकजुट होकर के और सोचने लगे, तो हो गया राष्ट्रवाद। तो इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं कि नेपोलियन के द्वारा, नेपोलियन की वजह से फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब यहाँ पे चाहे नेपोलियन ने अच्छा कार्य किया हो या फिर बुरा कार्य किया हो, यानी चाहे नेपोलियन के अच्छे कार्यों से या फिर नेपोलियन के डर से या फिर नेपोलियन के खौफ से राष्ट्रवाद की भावना आई हो, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना तो आई लोगों के अंदर। इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि नेपोलियन के अच्छे कार्यों से भी राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर आई, और नेपोलियन के डर से भी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई। और देखिए बच्चों, एक काम और इसने किया कि जो इटली था, इटली पहले बच्चों तकरीबन लगभग 300 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में? 300 राज्यों में बटा हुआ था। तो इसने क्या किया, अब 300 राज्यों को मिला करके अब एक 39 राइन राज्यों का एक संघ बना दिया। इटली को लगभग 300 राज्यों से
39 राइन राज्यों का संघ बनाया। यानी एक काम और इसने किया कि इटली जो था उस समय में लगभग 300 राज्यों में बटा हुआ था, तो उसको क्या किया, ये 39 राइन राज्यों का एक संघ बना दिया। अब इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि नेपोलियन ने 2 तरीकों से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। एक तो अपने अच्छाई से, जैसा कि आप लोगों ने देखा, और दूसरा अपने खौफ से। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम ये कह सकते हैं कि चाहे नेपोलियन के अच्छाई से या नेपोलियन के डर से या फिर नेपोलियन के खौफ से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपी, तो ये रहा बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट का राष्ट्रवाद के प्रसार में योगदान। हम लोगों ने ये जाना कि नेपोलियन का राष्ट्रवाद के प्रसार में क्या योगदान रहा, क्या रोल रहा, किस प्रकार से नेपोलियन ने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपाई। अब आज का वीडियो यहीं तक, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली सभी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।